So let's come back to group 17. In group 17 we were doing the discussion of chlorine. हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस जो है क्लोरीन के डिस्कस करे थे, रिएक्शन विद एल्कलीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि क्लोरीन को आप बेस के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, वो भी कौन सा बेस, कोल्ड डाइल्यूटेड एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों ही यूज करा सकते हैं। अगर आप कोल्ड डाइल्यूटेड लेते हैं देन इन दैट केस आपको मिलता है NaCl प्लस NaOCl एंड वाटर। नाउ इन दिस केस व्हाट इज द पॉइंट, द पॉइंट इज क्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में गया है -1 और यहाँ जीरो से किस में गया बेटा +1, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यही रिएक्शन इस बार जेई मेंस में भी आया है, तो आप देख लो, आप इस बार के भी सारे जो भी मेंस के पेपर हुए एक बार खोल के देख लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एग्जैक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज मैंडेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस होता ये है कि हमें उस टाइम याद नहीं आता। The same question was given and this is a well known chemical reaction which is given in your NCERT, ठीक। Similarly इस क्लोरीन को अगर हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, वो भी हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो अब ये स्ट्रॉन्गर है क्योंकि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेशन से आप बेसिकली क्या कर देते हो, पावर को इंक्रीज कर देते हो। पावर इंक्रीज करने की वजह से मिलता तो वही है NaCl, बट यहाँ हमें मिलने लगता है NaClO3 एंड वाटर। तो अब इस केस में आप देखेंगे क्लोरीन 0 से गया -1 में, प्लस यहाँ किस में गया +5 में, राइट। तो अगर आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो वो ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। कोल्ड डाइल्यूटेड लोगे तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और लोअर तो -1 ही हो सकता, उससे नीचे और कुछ होता नहीं है, तो -1 में तो दोनों में जाएगा, बट हायर की लिमिट क्या है वो डिपेंड करती है इनके ऊपर, ठीक है। सिमिलरली आप क्लोरीन को बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में भी रिएक्ट करा सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपको पता है कि अगर इसका पेस्ट होता है तो स्लेग लाइम बोलते हैं, एक्वा सोल्यूशन होता है तो लाइम वाटर बोलते हैं। तो लेट्स से मैंने इसका क्या लिया है, एक्वा सोल्यूशन, और वो भी कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, मतलब डाइल्यूटेड सोल्यूशन लिया है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली इसी की तरह रिएक्शन होगा ना, सेम ये रिएक्शन होगा, बस फर्क ये पड़ेगा कि वहां सोडियम के सॉल्ट मिल रहे हैं, यहाँ किसके सॉल्ट मिलेंगे, कैल्शियम के सॉल्ट मिलेंगे। तो आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर। तो आप देख रहे हैं इस केस में आपको OCl -1 मिल रहा था ना, हमेशा OCl -1 ही हो, तो OCl -1 होगा, कैल्शियम +2 होगा, तो बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, है ना। वहीं पे अगर आप क्लोरीन को लाइम वाटर एक्वा सोल्यूशन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लेके चलते हो तो आपको मिलता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaClO3 होल ट्वाइस प्लस HCl, सेम इन दैट केस। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, एग्जैक्टली सेम ही हो रहा है ना। ये रिएक्शन आप बेटा स्लेग्ड लाइम के साथ भी कर सकते हो। स्लेग लाइम के साथ, स्लेग लाइम मतलब पेस्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट ले लीजिए, उसके साथ भी अगर आप क्लोरीन को डालते हो, इन दैट केस द रिएक्शन इज लाइक कोल्ड वाला, नॉट हॉट वाला। हॉट वाले के लिए तो भैया टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना, तो स्लेग लाइम जो होगा वो तो रूम टेम्परेचर पर होगा, तो इसके साथ ये वाला रिएक्शन होता है। आपको मिलता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर, दिस इज वाटर, राइट। नाउ एक्चुअली में आप जानो तो ये दोनों जो होते हैं दे आर एक्चुअली द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दे आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये एक्चुअली में ब्लीचिंग पाउडर के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर उसको देख लेते हैं। रियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आर वो होते हैं कैल्शियम क्लोराइड डॉट कैल्शियम हाइपोक्लोराइड डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये होता है एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम अभी मैं आपको बताऊंगी ये हाइपोक्लोराइड कैसे हुआ, बिकॉज हम लोग ऑक्सो एसिड्स करेंगे ना, उसमें हम लोगों ने पता ना हाइपो कब लगाते हैं, फिर लोअर ऑक्सीडेशन का सॉल्ट होता है उसके आगे आइट लगाते हैं, तो हम अभी उसके नाम करेंगे तो आपको क्लियर होगा ये हाइपोक्लोराइड कैसे हुआ, बिकॉज ये हाइपोक्लोरस एसिड का सॉल्ट है। तो दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये मेरा रियल कंस्टिट्यूएंट होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, जिसको ऑफन हम लोग लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। डू यू रिमेंबर दिस थिंग,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हम इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर ना ये देते हैं। कैसे दिया ये देखो जरा, ये क्या है, ये एक्चुअली में है कैल्शियम के ऊपर +2, Cl के ऊपर -1 और OCl के ऊपर -1। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में OCl माइनस है और कैल्शियम क्लोराइड में Cl माइनस है, तो एक कैल्शियम एक Cl माइनस ले लेता है और एक OCl माइनस ले लेता है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है, जिस वजह से बोलते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में जो 2 क्लोरीन है उसमें से एक क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और दूसरा क्लोरीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस थिंग इज एक्चुअली दिस थिंग। इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर आप इसको देखोगे तो ये डबल हो गया ना, Ca2 हो गया, Cl2 हो गया, OCl भी होल ट्वाइस हो गया, तो आधा अगर करोगे तो यही बनेगा ना। तो दिस इज व्हाट इज दिस calcium oxychloride, which is actually present in bleaching powder and it is produced by the action of slaked lime or the hot cold diluted calcium hydroxide over chlorine gas। तो ये रिएक्शन हमने S ब्लॉक में भी किया था जब CaOH का रिएक्शन किया था, डू यू रिमेंबर। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट है A, जिसमें पानी में डाल रहे हैं, लाइम वाटर बन रहा है और उसमें क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है। तो दिस सीक्वेंस वी कैन क्रिएट। इज दैट क्लियर टिल नाउ? So we were doing the reactions of chlorine, जिसमें हमने रिएक्शन देखा क्लोरीन का बेस के साथ। सिमिलरली बेटा क्लोरीन जो है, क्लोरीन रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, सबके साथ जो है बेटा वो रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स विद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जिसमें अगर मेरे पास कोई नॉन मेटल है, जैसे लेट्स से बोरॉन है, तो बोरॉन का रिएक्शन डायरेक्ट क्लोरीन के साथ होगा, BCl3 मिलेगा, नॉन मेटल। मेटल में आप ले लो सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दो, NaCl बनेगा, है ना। मेटलॉइड ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दो, AlCl3 बनेगा। सिलिकॉन को रिएक्ट करा दो Cl2 के साथ, SiCl4 बनेगा। तो ये इस तरीके से मेटल्स, नॉन मेटल्स सबके साथ जो है रिएक्ट करता है। अलॉन्ग विद दैट ये किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। क्लोरीन एज आई सेड हैज अ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और हमने जब ग्रुप 7 शुरू किया था तो हमने मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टडी करी थी। तो हमें पता है कि क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Cl-1, मतलब -1 इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये 0 से -1 में जा सकता है और Cl- आयन काफी स्टेबल भी होता है। इस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि क्लोरीन जो है दिस कैन बिहेव एज अ, वैसे तो हर हैलोजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। डू यू रिमेंबर दिस, हम लोगों ने पढ़ा था हैलोजेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इसका रीजन क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। वी हैव डन दिस ऑन द बेसिस ऑफ द साइकिल, है ना। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाना है तो आप कोई भी हैलोजन लोगे, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो जाके किस में कन्वर्ट होगा, X- में। बट जनरली हैलोजन जो होंगे वो कौन से स्टेट में होंगे, लेट्स से गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। आपको X- में लेकर गए हो तो आप एक्वस मीडियम में लेके जाओगे। सबसे पहले आप इसमें क्या दोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इनका बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड तोड़ोगे तो आप क्या यील्ड करोगे, हैलोजन एटम इन द गैसियस स्टेट। ये आपने एनर्जी दी, ये प्लस हो गया। फिर इसके बाद आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो बनता है X- इन गैसियस स्टेट। फिर वो X- इन गैसियस स्टेट, जब X- इन एक्वस स्टेट जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमारा इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हमारा जो प्रॉफिट है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। हमने पीरियोडिसिटी में इन सब के क्या करे थे, ऑर्डर करे थे। उस बेसिस पे हमने हैलोजेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में रखा था। डू यू रिमेंबर ऑल दिस? सो लेट्स रिकॉल दैट अगेन। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन हैलोजेंस? हालांकि हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, Cl का साइज बड़ा, बॉन्ड लेंथ बड़ी, Br का साइज बड़ा, बॉन्ड लेंथ और बड़ी, आयोडीन का साइज बड़ा, बॉन्ड लेंथ और बड़ी।
तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर देनी चाहिए डाउन द ग्रुप। बट क्योंकि फ्लोरीन के एक्सट्रीमली स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, तो ये खुद भी चाहता है कि मेरा बॉन्ड जो है आसानी से टूटे, इसलिए ये कूदकर कौन से नंबर पर आ जाता है, थर्ड नंबर पर आ जाता है, लास्ट में नहीं जाता। सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आयोडीन की ही होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर है बेटा वो है Cl2 की सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन, देन Br2, फिर आएगा हमारा F2 और सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, I2 की होगी। ठीक, तो ऐसा देखा जाए, हालांकि इनकी आइडेंटिकल भी मान सकते हो आप, ठीक है, बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होता, तो आप ऑलमोस्ट आइडेंटिकल भी मान सकते हो, बट थोड़ा सा फ्लोरीन का ज्यादा ही होता है। बट अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा फंस जाए, बिकॉज आई वाज सीइंग वन क्वेश्चन पास्ट ईयर में कहीं गिवन था, पेयर दे रखे थे, विच ऑफ द पेयर हैव आइडेंटिकल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड कोई ऑप्शन सूट नहीं कर रहा था एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड आयोडीन। तो इसलिए आइडेंटिकल तो नहीं होता, बट थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल माना जा सकता है। तो इसके डेटा से मुझे पता चल रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, फ्लोरीन की। मतलब फ्लोरीन के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे कम होगी और आयोडीन के लिए भी इन्वेस्टमेंट सबसे कम होगी, हाँ या ना। नाउ हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता, फ्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज मतलब वो कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल लो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन सेकंड नंबर पर आता है ना। अट्रैक्ट, तो जो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा वो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा करेगा ना। हाँ, नहीं, वो तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि जब गेन करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, और ये है कि गेन करने की क्षमता क्या है, मतलब व्हाट इज द टेंडेंसी टू गेन। तो मोर टेंडेंसी टू गेन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज। बस फर्क ये है कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ये उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होगा, बस ये डिफरेंस है ना। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। हाइड्रेशन एनर्जी में तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। हाइड्रेशन एनर्जी ऑब्वियसली फ्लोराइड आयन का ज्यादा ही होगा, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। डू यू रिमेंबर दिस? तो ऑन दिस बेसिस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होगी, ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट कम हो, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, और हाइड्रेशन एनर्जी भी उसकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ऑन दिस बेसिस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करें, तो फ्लोरीन सबसे पहले रखा जा सकता है। तो फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड दिस इज द डिक्रीज इन द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। फ्लोरीन सबसे पहले इसलिए आया है क्योंकि उसकी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम है, हालांकि आयोडीन की भी कम है, लेकिन आयोडीन की फिर ये बहुत कम है और ये भी बहुत कम है, इसलिए फ्लोरीन जो है दोनों को सूट कर रहा है। ये भी इसकी कम है, ये इसकी ज्यादा, हाईएस्ट तो नहीं बट ज्यादा तो है, और हाइड्रेशन एनर्जी उसकी क्या है, हाईएस्ट है। तो तीनों डेटा को मिला के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये डेटा भी मुझे बता रहा है कि क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना फ्लोरीन है, बट होगा तो सही। तो क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, इस कारण से आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो खुद किस में जाएगा, Cl माइनस में, और बाकी बंदों को क्या करता रहेगा, ऑक्सीडाइज। तो क्लोरीन अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद तो चला जाएगा Cl माइनस में, बाकियों को ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे H2S को ऑक्सीडाइज कर सकता है सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, या फिर बोल दीजिए सल्फेट आयंस में। सिमिलरली सल्फाइड आयंस को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है सल्फेट आयंस में, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है आयोडिक एसिड में। तो इस वजह से, इस कारण की वजह से ये क्या हो सकता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। बोले बात क्लियर हुई? एक और एविडेंस मैं दे सकती हूं, एविडेंस टू प्रूव क्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ये है कि क्लोरीन को बेटा जब पानी में डालते हैं, HCl को जब हम वाटर में डालते हैं, सॉरी
Cl2 को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो बनाता है बेटा HCl प्लस HOCl, ठीक है। और HOCl जो है टूटता है, HCl देता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो नेट रिएक्शन क्या हुआ कि Cl2 को जब हमने पानी में डाला तो वो बना रहा है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से दो काम किए जा सकते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से जब ये ऑक्सीजन निकालेगा तो दूसरा बंदा ऑक्सीजन गेन करेगा, तो जो ऑक्सीजन गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देख रहे हैं ना, 0 से -1 में जा रहा है। तो नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रूव कर रहा है कि क्लोरीन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और साथ साथ ये भी प्रूव कर रहा है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, जैसे किसके साथ प्रेजेंट थी, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। लेकिन इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बेटा क्या होने वाली है, परमानेंट। इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, परमानेंट, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या थी, टेम्पररी। अब क्यों होगी परमानेंट, देखिए अगर आपके पास एक कलर्ड सब्सटेंस है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कलरलेस। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था नेसेंट हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन की अगर कोई बंदा हाइड्रोजन ऐड करता है तो वो रिड्यूस होता है, तो वो अपनी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा था बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो कलरलेस सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर टर्न बैक कर सकता था रिएक्शन को, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, इसका मतलब ये कलरलेस बन रहा है, गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जब ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया, क्या ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो पाएगा एयर की प्रेजेंस में, नहीं। तो क्या ये रिएक्शन पीछे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको बोल सकती हूं कि क्लोरीन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, देयरफॉर इट इज परमानेंट। It is because of its oxidizing behavior, therefore it is permanent। इसलिए वो क्या है, परमानेंट। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी थी उसके रिड्यूसिंग बिहेवियर की वजह से, इसलिए वो परमानेंट नहीं थी। बात क्लियर हो गई। चलिए, तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया क्लोरीन के बारे में। साथ में हमने हालोजेंस के ऊपर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी को भी डिस्कस कर लिया, क्लोरीन के ब्लीचिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया और क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए, क्लोरीन को प्रिपेयर करने का तरीका आसान है। वो तरीका क्या है, आप HCl को इस्तेमाल करिए। जैसे हमने बोला Cl2 Cl- में जा सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, वैसे ही HCl में Cl कौन सी स्टेट में, -1 से, इससे नीचे तो नहीं जा सकता बट ऊपर तो जा सकता है। तो HCl Cl2 प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर HCl अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग तो नहीं होता, बट एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आ सकता है। तभी रिड्यूसिंग होगा जब इससे दूसरा वाला बंदा बहुत ऑक्सीडाइजिंग हो, है ना। तो इस केस में Cl2 यहां से क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप क्या करिए, आप HCl को रिएक्ट कराइए कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, जैसे MnO2 ले लीजिए, MnO2। तो इसमें क्या होता है, मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो +2 में चला जाता है और बना देता है MnCl2। साथ में HCl -1 में है तो किस में चला जाता है, Cl2, एंड विल गिव यू वाटर अलोंग विद दैट। डू यू रिमेंबर, ये क्वेश्चन, यही रिएक्शन हमने कल रिडॉक्स में करा था और हमने बोला था इसमें n फैक्टर इसका 1 नहीं होगा, क्योंकि HCl का n फैक्टर 1 सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एसिड बेस रिएक्शन में। और ये रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स, क्योंकि इसमें Cl -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, Mn +4 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। मतलब यू गोइंग टू बैलेंस दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रिडॉक्स स्टेप्स, है ना। तो अगर इसकी बैलेंसिंग आपको बताई जाए तो आप कैसे करेंगे, आप MnO2 को लेके जाएंगे Mn +2 में, 2 ऑक्सीजन मतलब 2 वाटर डाल दीजिए, फिर 4H+ डाल दीजिए,
और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, बैलेंस हो गया। सिमिलरली आप HCl को लेके जाइए Cl2 में, तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर दीजिए 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 4H+ प्लस MnO2 प्लस 2HCl will give me Mn+2 Cl2 plus 2H+ and 2 water. Now this 2H+ will going to cancel here and we will get 2H+ here, हाँ या ना। Now what I will do is कि 2H+ है ना, तो 2 Cl- यहाँ दिए तो 2 Cl- यहाँ दिए, ये बन गया MnCl2 और HCl मेरे कितने बन गए इनको ऐड करके 4, तो मेरा हो गया 4 HCl plus MnO2 will give me what? MnCl2, Cl2 and 2 water. Now what is the n factor of HCl here? आपने इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज करे थे 2 और HCl के मोल्स कितने 4, n factor is half not 1 because 1 सिर्फ कब होता जब ये एसिड बेस रिएक्शन था। Have you understood the concept clearly? चलो आगे चले। आप Cl2 को प्रोड्यूस कराने के लिए यूज कर सकते हो KMnO4 ऑल्सो, बिकॉज KMnO4 भी Mn+2 में चला जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा और Cl2 गैस प्रोड्यूस कर देगा ऑक्सीडाइज करके HCl को। सिमिलरली आप K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, K2Cr2O7 में भी HCl ऑक्सीडाइज होकर Cl2 दे देगा और ये अपने आप को क्या कर देगा, रिड्यूस करके किस में ले जाएगा, क्रोमियम+3 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप HCl को ऑक्सीडाइज करके क्या प्रोड्यूस करा सकते हो, Cl2 गैस प्रोड्यूस करा सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहला तरीका है Cl2 को प्रोड्यूस कराने का। सेकंड है एक्शन ऑफ एसिड्स ओवर ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर आप ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर कोई एसिड डालते हो तो भी क्या होता है बेटा, Cl2 गैस जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक, तो अगर आपका ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसमें आप कोई एसिड डाल दीजिए, लेट्स से आपने H2SO4 डाल दिया, तो आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन गैस प्लस H2। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पे अगर आप कोई मिनरल एसिड HCl डाल देते हो तो आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस प्लस वाटर, राइट। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्लोरीन को। तीसरा तरीका होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। डू यू रिमेंबर दिस? तो ये हम लोगों ने कर ही रखा है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl सॉल्यूशन। नाउ अगर मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है, उसमें अगर आप एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का, तो Na+ डिस्चार्ज नहीं होता, कौन होता है, H+ होता है, तो हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो यू विल गेट हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। तो आप ये भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप क्लोरीन को क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोड्यूस कर सकते हैं। Last but not the least, we have Deakin's process for the preparation of Cl2. Here we do oxidation of HCl using a catalyst CuCl2. CuCl2 के presence में somewhat around 400 degrees Celsius we oxidize it, we get water and chlorine gas. So this is the Deakin's process. आप oxidize कर दीजिए HCl को copper chloride और 400 degree Celsius में, you will get Cl2 gas which is released. यहां तक बात क्लियर हुई बेटा? आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। कौन से हाइड्राइड्स प्रेजेंट है मेरे पास? Hydrides of group 17. So we have HF, HCl, HBr, HI. These are the hydrides which are present. Down the group, of course, bond length will increase.
तो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इसलिए इन सब की डाइपोल भी धीरे धीरे डाउन द ग्रुप जाते जाते क्या करने लगती है, डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, बट इस चीज को याद रखना, डाइपोल के लिए एक एक्सेप्शन आता है, CH3Cl का डाइपोल ज्यादा होता है CH3F से। ये याद है सबको? नहीं याद? ऐसे याद है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज डाइपोल इज एक्चुअली Q इंटू डी। Q तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, लेकिन D छोटा है, डिस्टेंस छोटा है, तो इसलिए CH3Cl का डाइपोल ज्यादा होता है किससे, CH3F से। तो क्लोरोफॉर्म की बात कर सकते हैं, जैसे CHCl3, तो इसका भी डाइपोल ज्यादा होगा CHF3 से, बट HCl का डाइपोल कम होता है, क्योंकि उसमें क्या है, H का साइज तो बहुत ही छोटा है, H का साइज तो हर ही जगह छोटा होगा, तो हमारा डिस्टेंस किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है, और HF स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो उस वजह से इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बट HCl का डाइपोल कम ही होता है HF से। HF इज मोर पोलर देन HCl। ठीक, इससे हम एक और सवाल भी जो है सॉल्व करते हैं, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना HF2 माइनस एग्जिस्ट, HF2 माइनस एग्जिस्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं KHF2 एग्जिस्ट या NaHF2 एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है HF2 माइनस एग्जिस्ट। इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF में। तो अगर आप HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में एक HF के मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से अगर आप देखो कि HF2 माइनस एग्जिस्ट कर जाए, मतलब H ये F ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा F के साथ, फिर ये H ये F, फिर ये H, ऐसे करके इसका डाइपोल मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर आप देखेंगे एक HF जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सॉलिड स्टेट में, और अगर आप इस वाले पैटर्न को देखें HF2, ये स्टेबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है। ये स्ट्रॉन्गर होने के कारण ये बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से टूट सकता है। जब यहाँ से और यहाँ से टूटेगा तो HF2 माइनस क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो HF2 माइनस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात क्लियर हुई? अगर इन सब के बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आते हैं बेटा, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, बॉइलिंग पॉइंट 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से 2 फैक्टर्स पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो यहाँ पे भी दोनों का क्या होगा, कंपटीशन होगा। वैन डर वाल्स फोर्सेस के बेसिस पे HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, फिर HCl का ज्यादा होना चाहिए, HBr का और ज्यादा होना चाहिए, और सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, HI का होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये HF उठ के कहां जाता है, HCl से आगे। क्यों? क्योंकि HF में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl में उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, HCl सबसे कम, देन HF, देन HBr एंड देन HI। ये बात क्लियर हुई? अब अगर सपोज वाटर, अमोनिया और HF ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ना, इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को आएगा, तो आप क्या करेंगे? तो इन तीनों में वैन डर वाल्स फोर्सेस नहीं देखने, क्योंकि तीनों क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप ये देखेंगे कि वाटर सॉलिड स्टेट में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया भी कितने बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। बट HF कितने बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। बट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, HF, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर H2O और फिर NH3। तो अब जो मेरा रियल बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो इस पे और इस पे, स्ट्रेंथ पे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों का सम होगा, कि भाई नंबर भी ज्यादा हो और स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो। तो नंबर सबसे ज्यादा किसके, इन दोनों के, और स्ट्रेंथ इनमें से किसकी ज्यादा है, वाटर की।
तो इनमें से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हमें लगता है किसका होना चाहिए, वाटर का होना चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती है इसमें, क्या कि जो HF है उसका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और अमोनिया को तो ऑब्वियसली उससे कम ही होता है, लेस देन 100। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, HF, H2O एंड अमोनिया, मतलब इट इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि ये काफी कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, नंबर इसका काफी कम है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा। ये जो है रिपोर्टेड वैल्यूज है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगी एक बार आप इसे एनसीईआरटी से जरूर चेक करिएगा, जो आंसर है उसे रिपोर्ट करना रियल में, क्योंकि कई किताबें ये मानती हैं और कई किताबें कहती है कि वाटर का ज्यादा होता है HF का एंड देन अमोनिया का। ये दोनों ही चीजें लिखी रहती हैं, ये भी लिखा रहता है, ये टेकिंग इनटू अकाउंट कि वाटर का नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ज्यादा है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। तो दोनों फैक्टर्स को अगर लूंगी तो मेरा ऑर्डर बनेगा ये, खाली अगर स्ट्रेंथ को लूंगी तो मेरा ऑर्डर बनेगा ये। तो आधी किताबें ये रिपोर्ट करती है, आधी किताबें ये रिपोर्ट करती है, अच्छी किताबें जेडीली टाइप भी ये रिपोर्ट करती है कि HF का ज्यादा होता है 120 बोल के, बट आप वो आंसर मार्क करेंगे जो आपके किसमें लिखा होगा, एनसीईआरटी में। इसलिए एनसीईआरटी का टेबल जरूर देखना, उसके बेसिस पे जो रियलिटी उन्होंने लिखी है आप अपने फाइनल उसमें वही मार्क करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही ऑर्डर जो हैं ये रिपोर्टेड है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन फाइनल आंसर वुड बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज रिटन इन एनसीईआरटी, वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग। अगर ये लिखा रहता है तो भी आपको समझ आ गया कि दोनों के बेसिस पर है, अगर वो लिखा रहता है तो भी आपको समझ आ गया कि उसके बेसिस पर, ठीक, याद रखेंगे। HI का बॉन्ड ऑर्डर जो अप्रोक्सीमेटली आता है वो 127 के आसपास आता है, HBr का बॉइलिंग पॉइंट 126 के आसपास आता है, इसका 120 के आसपास आता है, और इसका कुछ अंदाजे से 110 के आसपास, समवॉट लाइक दिस होता है। तो 120 किताबों में रिपोर्टेड है, लेकिन आपको जो है एनसीईआरटी के बेसिस पे चलना है। ये ऑर्डर तो एनसीईआरटी में सेम है, इस ऑर्डर को आप लोग एक बार एनसीईआरटी से मैच कर लेना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लेने पड़ेंगे, मतलब ग्रुप 15, 16, 17, उसमें टेबल में वैल्यू जो दी रहेंगी उन टेबल में 15, 16, 17 तीनों को कंपेयर करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। इंडिविजुअली तो जैसे ये वाला तो आपको ग्रुप 17 में मिल जाएगा, वाटर वाला आपको ग्रुप उसमें मिल जाएगा, लेकिन तीनों को अलग अलग करने के लिए 15, 16, 17 के टेबल्स को कंपेयर करके जो भी वैल्यूज दिए उस बेसिस पे फाइनल ऑर्डर जज करना। एम आई क्लियर टिल नाउ? चलिए हम लोग आते हैं बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस पर। हैलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स के ऊपर देखिए, फ्लोरीन इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। It is considered as the most electronegative element in the periodic table. Therefore, it forms only one halogen acid. ये इसी वजह से एक ही हाइड्रोजन एसिड बनाता है, वो है HOF। और अब HOF में देखेंगे फ्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, सिर्फ इकलौता ये सिर्फ बनता है वो भी अंडर हायर कंडीशंस, ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए हायर कंडीशंस में ही बनाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो फ्लोरीन कैन नॉट टेक अप +1, और +1 ही नहीं जब ले पाता तो +2, +3, +4 लेने का मतलब है नहीं है। इस वजह से ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एसिड बनाता है HOF, और कोई हाइड्रोजन एसिड इसका एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि क्लोरीन के अगर मैं ऑक्सो एसिड्स की लिस्ट दूं तो वो है HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। ये 4 ऑक्सो एसिड्स क्लोरीन के जो है बेटा एग्जिस्ट करते हैं। इस देखिए इन दोनों को मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी, ये जो मिडल वाले हैं, इस वाले में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का, इस वाले में +3 है, इस वाले में +1 है, इस वाले में +7 है। तो ये जो बीच वाले दो है ना, इस वाले को बोला जाता है
रस एसिड, अस लगा के, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको पूछा जाता है क्लोरिक एसिड, इक लगा के क्योंकि हायर है, और ये हायर से 2 यूनिट क्या है ज्यादा, तो आगे क्या लग जाएगा पर, तो इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। तो पर कब लगाते हैं, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ज्यादा हो, लोअर से जब 2 कम होता है तो क्या लगाते हैं हाइपो, तो इसको बोला जाता है हाइपोक्लोरस। तो 4 एसिड है हमारे पास, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, ठीक है। अब अगर आप याद करो ये NaOCl, तो ये NaOCl कहां से आया, इसका ही तो सॉल्ट हुआ ना, और ये कौन सा एसिड है, अस एसिड, मतलब इसका सॉल्ट क्या होगा आइट, तो इसको क्या बोलेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक। तो दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो यही बन रहा था आपके जब आप उसको रिएक्ट करा रहे थे, Cl2 को रिएक्ट करा रहे थे NaOH कोल्ड डाइल्यूटेड के साथ। यही तो मैंने डिस्कस किया था जब मैं नॉमेनक्लेचर बता रही थी तुम लोगों को कि हाईएस्ट +7 होता है, लेकिन एक जो होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए होता है, हायर के लिए एक, लोअर के लिए अस, हाईएस्ट के लिए एक थोड़ी होता है। कई कई केसेस में हायर और हाईएस्ट सेम हो जाते हैं, कई केसेस में हायर और हाईएस्ट सेम नहीं होते। तो हम लोगों ने इसको ऐसे डिस्कस किया था ना, जैसे अगर मेरे पास 2 एसिड्स हैं, तो लेट्स से मेरे पास वो था फास्फोरस एसिड्स, तो फास्फोरस था, फास्फोरिक था, फिर फास्फोरस से एक नीचे चले गए थे तो हाइपो लगा दिया था। वैसे ही अगर फास्फोरस से एक ऊपर जाते तो पर लगा देते, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करता बट लगा सकते थे। तो सेम केस ये बाद में आए हैं, ये दीज एसिड्स वर डिस्कवर्ड ऑन लेटर ऑन, पहले ये दोनों डिस्कवर हुए थे, तो एक को अस और एक को इक बोल दिया, और फिर जब अस से नीचे गए तो हाइपो लगा दिया। अब इक से ऊपर वाला नॉमेनक्लेचर था नहीं, अब अगर ऐसा होता लेट्स आप इसमें पर ना लगाते तो ये क्लोरस होता, ये हाइपो होता, इसको क्या बोलते है ना, क्योंकि आपने हाइपो तब लगाना जब 2 यूनिट कम हो, 4 यूनिट कम हो तो नहीं पता ना क्या लगाना है, इसलिए इन्होंने इन दोनों को नहीं बदला, इन दोनों को सेम ही रख दिया। जैसे लोअर से 2 यूनिट कम हाइपो, वैसे हायर से 2 यूनिट ज्यादा पर, ठीक। अच्छा, अब अगर मैंने लिख दिया NaClO3, तो इसका नाम क्या होगा, ClO3 इज दिस क्लोरिक, ठीक। तो सोडियम क्लोराइट, सॉरी सोडियम क्लोरेट, ठीक, तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोरेट। और अगर इसको लिख देते NaClO4, तो सोडियम परक्लोरेट। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि आपने जो क्लोरीन के रिएक्शंस कर रहे हैं उनमें ये सारे बन रहे हैं, तो ऑप्शन में हो सकता है फॉर्मूला ना गिवन हो, नाम गिवन हो, तो यू शुड बी गुड विद द नेम्स एज वेल। बात क्लियर होगी बेटा? अच्छा, ये हमारे हो गए क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स। अब क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की एसिडिटी को डिस्कस करते हैं। तो HOCl का स्ट्रक्चर क्या होगा, Cl OH, बाकी सब इसके ऊपर क्या होंगे बेटा, लोन पेयर्स। HClO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, Cl एक डबल बॉन्ड O एक OH, बाकी सब क्या होंगे इसके ऊपर, लोन पेयर। HClO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड 1 लोन पेयर। एंड HClO4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, Cl double bond O double bond O double bond O and then OH. And we have discussed कि acidity is directly dependent upon number of double bonds O. तो सबसे ज्यादा acidic कौन होगा, परक्लोरिक एसिड, सबसे stronger acid, then chloric acid, chlorous acid and then hypochlorous acid. बात क्लियर हुई? Because as the number of double bond O increases, acidity increases.